Hello dear student, we will discuss today electrostatics DPP7. Come to the question number 1. The four charges are placed each at a distance a from origin. The dipole moment of the configuration is. एक configuration है यहाँ पे दिया हुआ बच्चे, ध्यान से देखेंगे. Y axis and this is X axis and this one is Y axis. एक चार्ज है बच्चे यहाँ पे +3q, यहाँ पे a दूरी पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे +3q, ओरिजिन से a नीचे +q, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे -2q, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे -2q. पूछा गया कि इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए एंड योर ऑप्शंस आर 2qa j cap, 3qa j cap, 2aq ब्रैकेट में i cap plus j cap and fourth option is none of these. तो बच्चे we know that डाइपोल के बारे में कि when two equal and opposite charges are separated by a certain distance it constitute an electric dipole. तो बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे कि +3q तो -3q तो है नहीं, या -2q है तो +2q डाइप तो दिख नहीं रहा है. तो हम यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइपोल्स आर पॉसिबल. तो अगर हमने इस 3q चार्ज को ऐसे लिख दिया बच्चे, ध्यान से देखिएगा 2q एंड q, और इस -2q चार्ज को अगर हमने लिख दिया -q, जोड़ेंगे तो -2q ही है और 2q + q 3q ही है. अब यहाँ पे एक डाइपोल में बनेगा +2q -2q के बीच, +q एंड -q के बीच, और तीसरा डाइपोल इस +q और इस -q के बीच. तो आपने देखा कि 3 डाइपोल बनेगा बच्चे. लेट इट बी डाइपोल 1, जिसको हमने कह दिया लेट इट बी P1, एंड डाइपोल मोमेंट ये दिस इज P2, एंड डाइपोल मोमेंट दिस वन इज P3. तो बच्चे आपने देख लिया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम -q चार्ज से +q चार्ज. और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये भी है बच्चे कि यहाँ पे जो आप देखेंगे कि P1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा. तो बच्चे आप देख लीजिए, ये हो गया आपका चार्ज हो गया 2q, और ये वाला a√2. तो यू कैन से दिस इज हाउ मच 2√2 qa. इसी तरह से बच्चे सेकेंड वाला जो डाइपोल वो है उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा P2. तो चार्ज हो गया आपका q और ये डिस्टेंस हो गया a√2. इसी तरह से तीसरे चार्ज का अगर हम बात करें बच्चों तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डाइपोल मोमेंट का. तो जस्ट यू कैन सी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया q और डिस्टेंस हो गया a√2. तो बच्चे अगर हमने इसको p मान लिया तो ये भी p हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितने बच्चे 2p. तो अब बच्चे क्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर से हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं. मुझे टाइम का भी सेविंग करना है, जल्दी में बनाना है मुझे कि इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, तो यहाँ जो मेरा आया डाइपोल मोमेंट 2p, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट आया इधर की तरफ वो p, और इधर की तरफ जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज p. देखिए दिस इज P1 जो 2p के बराबर है, और P2 जो कि p के बराबर है, एंड P3 जिसका मैग्नीट्यूड p के बराबर है. ये डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ ऐसे देख लीजिए, P2 का डायरेक्शन ऊपर है, हमने ऊपर ले लिया, एंड ये ऐसे, क्योंकि ये वाला साइड ये साइड और ये साइड बराबर है बच्चों. तो ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री, ये भी जो एंगल होगा बच्चे वो 45 डिग्री, एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री. तो अगर हम इस 2p का कंपोनेंट ले बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस 2p का कंपोनेंट अगर हम इधर की तरफ ले, द कंपोनेंट ऑफ दिस 2p along the x axis that will be how much 2p cos 45 डिग्री. और एक कंपोनेंट इधर ले ले बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 2p sin 45 डिग्री. ध्यान से देखेंगे बच्चों. अब हम इसको डॉटेड लाइन, इसका कंपोनेंट हम ले चुके हैं, इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया. इसी तरह से बच्चे ये जो p है, इस p का कंपोनेंट अगर हम इधर की तरफ से लें, इस p का कंपोनेंट, तो इस p का कंपोनेंट इस साइड लेंगे दैट इज p cos, ये थीटा 45 डिग्री बच्चे, तो cos 45 डिग्री. और इधर कंपोनेंट लेंगे बच्चे ये वाला, इसका कंपोनेंट इधर लें दैट इज p sin 45 डिग्री. तो आपने देख लिया, इसको भी डॉटेड लाइन, इसका भी हमने कंपोनेंट ले लिया. अब आइए बच्चे इस डाइपोल मोमेंट, इस p का कंपोनेंट 45 डिग्री इधर की तरफ ले, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ. देखिए दिस इज आल्सो p cos 45 डिग्री इधर की तरफ,
और इसका कंपोनेंट जब हम इधर की तरफ लेंगे दैट इज P sin 45 डिग्री। तो हमने दिखाया कि तीनों डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट ले लिया अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे ये P sin 45 ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर बच्चे देखेंगे P cos 45 ये दोनों मिल करके दोनों कंपोनेंट इधर P cos 45 इधर जो इसका जो P cos 45 ये भी एक दूसरे को क्या करेगा बच्चे कैंसिल कर देगा। तो पूरे कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको बच गया वो कितना बच गया देखिए दैट इज 2P sin 45 डिग्री विच इज अलोंग y एक्सिस। तो पूरे कॉन्फ़िगरेशन का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 2P sin 45 डिग्री अलोंग j कैप। तो बच्चे देखिए यहाँ पे 2 और हमने आपको बताया था ये P का वैल्यू कितना माना था हमने QA√2 को हमने कहा था P। तो यहाँ पे लिख दे P की जगह पे QA√2 एंड sin 45 डिग्री इज 1/√2 एंड दिस वन इज j कैप। तो बच्चे देखेंगे √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2QA j कैप। तो आपने देखा द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 2QA j कैप। Your option number first is the correct answer for this question. चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सर्कुलर आर्क है जिस सेंटर से अगर आर्क देखेंगे दैट मेक्स एन एंगल π/2 और इस आर्क पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस आर्क के सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। पूछा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा एंड योर ऑप्शंस आर दिस। तो बच्चे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डाइपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देते हैं प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये रेडियस आर है, कहीं भी जाइएगा इसके बीच का डिस्टेंस तो आर ही रहेगा बच्चों। लेकिन ये पॉइंट चार्ज और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसके बीच का कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो बच्चे अगर मुझे इस आर्क का इस कॉन्फ़िगरेशन का अगर ये वाले का सेंटर ऑफ मास मिल जाता यहाँ कहीं होता तो उस सेंटर ऑफ मास पे ये टोटल चार्ज लाई कर जाता प्लस क्यू उसके सेंटर ऑफ मास पे। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास मुझे पता चल जाता है इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास, तो इस पूरे चार्ज को हम यहाँ पे लाई करा देते और यहाँ से यहाँ के बीच का जो सेपरेशन होता वो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ये चार्ज क्या दे देता है डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेमी सर्कुलर का तो आपको पता होगा, सर कोई ऐसे अननोन रहे तब उस केस में हम कैसे उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, या फिर एंगल π/2 है, π/3 है, π/6 है, कोई भी एंगल है तो उसका उस आर्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन है ये, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन और ये दोनों को हमने मिलाया, ध्यान से देखेंगे। लेट इट बी द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस और ये आर्क है आपका यहाँ से यहाँ तक। इस आर्क का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस आर्क। ध्यान से देखेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और ये सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस आर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाला एंड भी इससे अल्फा एंगल बना रहा है। और इस आर्क का मुझे एक दिस इज द सर्कुलर आर्क जिसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बच्चे आपको करना क्या है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एक छोटा सा सेक्शन कट कीजिए, दिस इज डी थीटा। तो ये वाला जो लेंथ होगा बच्चे वो आएगा आपका डीएल लेंथ। अगर ये एल लेंथ का है दिस सेक्शन इज डीएल लेंथ। और ये दूरी अगर आर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ ये भी बच्चे आपका आर हो जाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये दूरी यहाँ से एक्स एक्सिस में ये एक्स दूरी मान लेते हैं। तो आपको चूंकि पता है बच्चे कि इस आर्क जो का सिमेट्रिकली देखिए जितना एंगल ऊपर है एक्स एक्सिस में उतना ही नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस में लाई करेगा एक्स एक्सिस में।
जबकि वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऊपर और नीचे नहीं होकर के ओरिजिन पे होगा, मतलब वाई एक्सिस में ये CM 0 होगा। तो वाई CM आपका 0 होगा और एक्स CM आपको फाइंड करना है, और एक्स एक्सिस में इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो वी नो दैट एक्स CM निकालते थे हम लोग, याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स DM डिवाइडेड बाय DM का इंटीग्रेशन। तो चलिए बच्चे, DM निकालना है मुझे, DM इस छोटे से जो सेक्शन है उसका मास निकालना है मुझे DM। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये आपका d थीटा है और ये dl है और ये है आपका रेडियस r। इन तीनों में रिलेशन आपको पता है बच्चे, क्या होता है, एंगल बराबर आर्क dl अपॉन रेडियस, देन dl बराबर हो जाएगा बच्चे आपका r इंटू d थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर लेमडा लीनियर मास डेंसिटी है dm बाई dl, देन dm बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू dl। ये जो आपका एक ट्रायंगल बना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर r है तो इसका कंपोनेंट जब x एक्सिस पे लेंगे तो यहां से यहां जो वैल्यू होगा, यहां से यहां हो जाएगा कितने बच्चे, r cos थीटा। तो पुट कीजिए, देन इक्वेशन वन में अगर हम वैल्यू लिखें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, एक्स CM बराबर, x के जगह पे बच्चे क्या लिखेंगे हम, r cos थीटा, dm के जगह पे बच्चे क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू dl डिवाइडेड बाई, नीचे भी dm है, लेमडा इंटू dl। अगर आपका यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक बार और आगे बढ़े बच्चे इसी इक्वेशन को, एक्स CM बराबर इंटीग्रेशन r cos थीटा लेमडा, dl के जगह पे लिखेंगे बच्चे क्या, यहाँ पे देखिए dl इज r d थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा इज लेमडा, dl के जगह पे लिखेंगे r d थीटा। लेमडा कांस्टेंट है बच्चे, लीनियर मास डेंसिटी कैंसिल करते हैं, और एक r भी कांस्टेंट है तो एक r को भी कैंसिल कर दीजिए। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, एक्स CM इज इक्वल टू, r बाहर कर दीजिए, cos थीटा इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई d थीटा का इंटीग्रेशन। क्योंकि सिमेट्री है बच्चे, तो हम इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के यहीं तक आए अल्फा एंगल, क्योंकि दोनों जितना इधर आएंगे उतना ही नीचे आएगी, तो हमने यहाँ पे लिमिट ले लिया बच्चे 0 से लेकर के अल्फा, 0 से लेकर के अल्फा, 0 से अल्फा एंगल लिया। तो देखिए r बाहर ही है और cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको sin थीटा 0 से अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा का इंटीग्रेशन, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से अल्फा। देन यू विल सी हियर दिस x CM इज इक्वल टू r sin थीटा के जगह पे अल्फा, sin अल्फा इज sin अल्फा माइनस sin 0 इज 0, तो आपका जो बचेगा क्या, सिर्फ sin अल्फा, नीचे क्या बचेगा, थीटा के जगह पे अल्फा माइनस 0 इज अल्फा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत जगह आपको हेल्प करेगा एक्स CM निकालने में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ, जैसे इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो जितना अल्फा ऊपर लेंगे तो ये भी अल्फा, तो इस फिगर में देखेंगे आप 2 अल्फा बराबर आपका π/2 है, तो ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, π/4। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो अल्फा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, π/4। तो हम अगर अपने क्वेश्चन में देखें, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है,
उसमें जो अल्फा का वैल्यू आया बच्चे कितना, π/4। तो उसके हिसाब से जो आपका XCM होगा वो कितना होगा, देख लीजिए R, यहाँ पे रखेंगे sin π/4 और अल्फा के जगह पे भी आप रखेंगे π/4। sin π/4 इज sin 45 डिग्रीज 1/√2। ये 4 चला जाएगा ऊपर, देन यू विल राइट 4, नीचे वाला ऊपर चला गया, R है ही, नीचे पाई है, और sin 45 डिग्री π/4 इज 1/√2। तो ये आपका √2 नीचे आ गया। अगर आप चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाला बच्चे कैंसिल होकर के आपको जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2√2 R/π। तो आपने देखा बच्चे सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो बच्चे आपने देखा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो ये दूरी जो आई बच्चों कितने आई आपको वो देख लीजिए। तो ये दूरी जो आई आपको दैट इज 2√2 R/π, यहाँ से यहाँ। तो बच्चों आपने देख लिया यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो प्लस क्यू जो कि सेंटर ऑफ मास पे है और माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन आया बच्चे वो 2√2 R/π। तो इन दोनों के बीच में जो डाइपोल मूवमेंट होगा, दैट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड अगर ले लें बच्चे तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2√2 R/π। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बच्चे आप क्या देखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? देन यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज 2√2 QR/π। तो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 2√2 QR/π। बट इसी तरह से अगर सेमी सर्कुलर वायर रहता, इट्स वेरी सिंपल। तो सेमी सर्कुलर वायर रहता तो टोटल एंगल जो हो जाता आपका पाई, तो अल्फा जो लेते हैं वो π/2 90 डिग्री। तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपके लिए एक जनरल कंडीशन बन गया है। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सर्कुलर आर्क का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, यू कैन इजीली फाइंड विद दिस फार्मूला। थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है। तीनों का साइड देखिए बराबर है L। एक चार्ज Q है, यहाँ Q है और यहाँ -2Q है। पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज। योर ऑप्शन इज QL, सेकंड ऑप्शन इज 2QL, थर्ड ऑप्शन इज √3QL एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4QL। इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बच्चों पता है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। यहाँ Q है, यहाँ +Q है, यहाँ -2Q है। तो इस -2Q को हम लिख सकते हैं -Q। तो एक डाइपोल तो बच्चों यहाँ बनेगा इस +Q और इस -Q के बीच, और एक डाइपोल मूवमेंट इस -Q और इस +Q के बीच। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, -Q से +Q इधर होगा, और इधर जो -Q से +Q इधर होगा आपका। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, दो डाइपोल मूवमेंट जो होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बच्चे कि ये P1 का मैग्नीट्यूड P2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्री है, चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। दैट इज Q × L, चार्ज Q और डिस्टेंस L। तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो बच्चे यहाँ देखिए ये P1 और ये P2, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके पैरेलल लाइन ये खींच दें और इसके पैरेलल लाइन ये खींच दें, और ये जो होगा दैट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट PR will be the vector sum of P1 plus P2 and their magnitude we can calculate, that is root under P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos 60 degree। You will see here, इसको अगर आप P मान लीजिए तो ये हो जाएगा P square plus P square plus 2P into P square and cos 60 is 1/2। You will see under √3P square you can write here P into √3। तो बच्चे P के जगह पे क्या लिखेंगे आप, Q into L and √3। Then what will be the net dipole moment of the system is under √3 QL। Option number 3 is the correct answer for this question।
चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट p इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना। योर फर्स्ट ऑप्शन इज p डॉट ई, सेकंड इज p क्रॉस ई, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज e क्रॉस p। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपको क्लास में भी बताया गया होगा, दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने किसी डाइपोल को रख दिया, लेट इट बी अ डाइपोल, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू, एंड इफ दिस डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने बोल दिया ए ओ एंड दिस इज बी। ओ से ए का लेंथ एल होगा और ओ से बी का लेंथ भी एल होगा, मतलब द लेंथ बिटवीन द डाइपोल इज 2l। तो टॉर्क निकालना है बच्चे, तो आप कह सकते हैं टॉर्क जो होगा दैट इज r क्रॉस एफ। तो जब हम टॉर्क निकालेंगे बच्चे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट F बराबर Q इंटू ई, और इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। लेट F1 एंड दिस इज इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए। तो चलिए हम टॉर्क निकालते हैं। तो जो टॉर्क होगा नेट टॉर्क दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द फोर्स F Q प्लस Q एंड ऑल्सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द माइनस Q। तो बच्चे हम एक ही साथ लिख देते हैं, टॉर्क कितना लगेगा R क्रॉस F। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर जो होगा O से B, इस चार्ज पे कितना पोजीशन होगा तो O से B, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चे दैट इज Q इंटू ई। और इस चार्ज पे अगर बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है तो यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चे, देखिए O से लेकर के A दैट इज OA, और फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स कितना लग रहा है इस पे देखिए माइनस Q इंटू ई। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, यू कैन राइट नेट टॉर्क इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट OB क्रॉस QE, और यहाँ हो गया माइनस OA क्रॉस Q इंटू ई। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, यू कैन ऑल्सो राइट इट OB Q क्रॉस E, और इस माइनस को हटा दें, अगर माइनस OA को हम लोग लिख सकते थे पलट दें, अगर माइनस हटाएंगे तो OA की जगह पे हो जाएगा AO। वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, पलट दिए O को, OA को हमने पलट के AO कर दिया तो माइनस हट के प्लस हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें से अगर हमने कॉमन ले लिया, Q चार्ज को यहाँ ले लिया, अब ब्रैकेट में देखेंगे, पहले हम इसको ले लें AO और फिर ये वाला OB, और दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इसका E। ध्यान से देखेंगे बच्चे, हमने QE को कॉमन लिया, Q बाहर E इधर ही लिया, और ये हो गया AO प्लस OB। तो अब ध्यान से देखेंगे A से O और O से B, ये हो जाएगा AB। टॉर्क इज इक्वल टू Q, ये वाला जो अंदर में बच्चे हो जाएगा A से B। ध्यान से देखिए A से O फिर O से B इज AB इंटू E। और बच्चे ध्यान से देखेंगे ये वाला जो फैक्टर है चार्ज इंटू द लेंथ बिटवीन द डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज डाइपोल मोमेंट। दिस टाउ इज इक्वल टू P Q इंटू AB इज P क्रॉस E। तो आपने देखा बच्चे क्या, द डाइपोल मोमेंट P अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस 4 × 10⁻⁸ कूलम व्हेन प्लेस्ड 2 × 10⁻² सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ डाइपोल। If this dipole is placed in an external electric field 4 × 10⁻8 Newton per coulomb, the value of maximum torque and work done in rotating it through 180 degree will be। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों जिसका चार्ज दिया हुआ है इतना, और इसके दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया
तो पूछा गया इसमें मैक्सिमम टॉर्क और वर्क डन कितना लगेगा इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। तो बच्चे पहले इसका डाइपोल मूवमेंट निकाल लें। तो आप देखेंगे जो डाइपोल होगा that is minus q and plus q when separated by a distance l, then the dipole moment will be equal to चार्ज एंड दोनों के बीच का सेपरेशन। तो यहां पे बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन में जो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यू कैन फाइंड by easily the magnitude, put the value of magnitude of charge 4 into 10 to the power minus 8 coulomb, and the separation is 2 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर में है। फिर से अगर मल्टीप्लाई कर दें 10 to the power minus 2 में तो मीटर हो जाएगा। You will see here the magnitude of electric dipole moment is 8 into 4 to the 8 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब मीटर। तो बच्चे यहां हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट सी बच्चों, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, कितना बच्चे देखिए यहाँ पे 4 into 10 to the power plus 8 न्यूटन पर कूलम। अब इसके अंदर जैसे ही आप इस डाइपोल को रखोगे बच्चों, जैसे ही आपने इस डाइपोल को रखा तो माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू, द डाइपोल मूवमेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियल एंगल देखेंगे θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जैसे डाइपोल को प्लेस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस डाइपोल इज अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Then we have to find the torque। तो चूंकि टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चे, P क्रॉस E। तो when we take the magnitude of torque, then it will be equal to PE sin theta। तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा बच्चे, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, अगर आपने घुमा दिया परपेंडिकुलर, उस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। दैट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 90 and sin 90 is 1 and it will be equal to P into E। What is the value of P? आपने डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी निकाला है, 8 into 10 to the power minus 12, 8 into 10 to the power minus 12, क्या यूनिट था यहाँ पे, कूलम्ब मीटर। और आप ध्यान से देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 into 10 to the power 8 न्यूटन पर कूलम्ब। तो बच्चे आपको क्या मिलने वाला है, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे ध्यान से तो ये 10 to the power प्लस 8 है और माइनस 12 है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 10 to the power minus 4। 8 into 4 is 32, तो हो जाएगा 32 into 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द टॉर्क। तो बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन में आपका है 32 into 10 power minus 4, तो आपने टॉर्क निकाल लिया, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से घुमाना है आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे θ1 आपका 0 डिग्री पे है और आपको घुमाना है इसको θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस, या आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं cos θ1 माइनस cos θ2। तो बच्चे यहाँ पे रख करके देखिए, यू विल गेट हियर PE θ1 is 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री θ2। यू नो दैट cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos 180 डिग्री इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यू विल सी हियर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PE। देन वर्क डन विल बी हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ P। तो P का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा था, P का वैल्यू कितना था 32, यू विल मल्टीप्लाई 32 into 10 to the power minus 4 और वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, जूल। योर आंसर विल बी 64 into 10 to the power minus 4 जूल। The amount of work done will be how much बच्चों, 64 into 10 to the power minus 4 joule and the torque will be 32 into 10 to the power minus 4 Newton meter। Which option is correct? You can see easily option number 4 is the correct answer for this question। Hello बच्चों, come to the question number 6। If EAB
the electric field strength of a short dipole at a point on the axial line and EE dash on equatorial line at the same distance, then EE बराबर 2EA, वेक्टर EA बराबर 2 times of वेक्टर EE, वेक्टर EA बराबर वेक्टर EE and none of these। बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक शॉर्ट डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होगा। तो बच्चे हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज ले लीजिए -qn + q, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर आपको r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे एक p पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, दैट इज kp/r³, डाइपोल के केस में 3 cos² थीटा + 1। This is the general formula for finding the electric field due to an electric dipole। जैसा कि बच्चे अगर आप -q और +q ले लीजिए और इसके एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे एक p पॉइंट ले लिया आपने r डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलता था, ध्यान से देखिएगा, ई एक्सियल इधर की तरफ, और इस एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ 0 रख लेंगे तो cos 0 1 1 × 3 3 + 1 4 4 कर लेंगे रूट, तो 2 आ जाएगा, दैट इज 2kp/r³, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। इसी तरह से बच्चे अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम बात करें, दिस इज द -q and this one is +q, and if you take a point here p पॉइंट पे, यहाँ पे p पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ, यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ। तो ये जो p पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। एक्सियल पॉइंट पर अगर इधर की तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और यहाँ पे बच्चे क्या देखेंगे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे cos 90 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे यू विल गेट दिस इज इक्वल टू kp/r³। तो अगर बच्चे क्वेश्चन में रहता कि EA का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखिएगा EA का मैग्नीट्यूड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EA। तो यहाँ आपको क्या बच्चे मिल रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड तो चलिए बच्चों बराबर होगा, लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो एक्सियल पॉइंट पे अगर आप लेंगे इधर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो उसका डायरेक्शन होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो आपका जो आंसर क्या होना चाहिए था बच्चे वो देखिए, तो आपका आंसर होना चाहिए था कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो -2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों का डिस्टेंस सेम है बच्चे, आप देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक माइनस लगा दिया। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे तो दिया हुआ है बच्चे एक्सियल बराबर 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम हो गया यहाँ पे, बट हमारा डायरेक्शन क्या आ रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है, इसलिए आंसर बच्चे हम कौन सा टेक करेंगे, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके वजह से किसी p पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल इस पूछा है Vp, इस पोटेंशियल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस एंगल पे होगा। तो आप ऑप्शन है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री 0 डिग्री, और यहाँ पे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो बच्चे वी नो डैट, हम लोगों को पता है, क्लास में पढ़ा भी हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू kp cos θ/r²। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है किस एंगल के लिए, तो बच्चे देख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू kp/r² एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और बच्चे यहाँ देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, ये आप कह सकते हैं cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है, देन द पोटेंशियल विल बी मिनिमम
दैट इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर, और cos 180 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे माइनस cos 180 डिग्री, दैट इज -1, दैट इज माइनस KP बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम, तो आपको क्या मिला बच्चे, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम मिला कहाँ बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड द मिनिमम कहाँ मिला बच्चे आपको, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम देख सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। आवर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल को रखिए विच अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर इसको रोटेट करके आपने एंटी पैरेलल कर दिया, डाइपोल प्लस माइनस प्लस था, इसको प्लस माइनस आपने घुमा दिया 180 डिग्री से उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पूछा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, एंड योर ऑप्शंस आर हियर। तो बच्चे वी नो दैट हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2। तो जस्ट पुट देयर वैल्यू। शुरुआत में बच्चे अलाउंग द डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज 0 डिग्री, और फिर आपने एंटी पैरेलल कर दिया 180 डिग्री, यू विल गेट हियर PE cos 0 is 1 and cos 180 डिग्री इज -1। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, देखिए PE अंदर में देखिएगा 1 + 1, you will get here 2 times of PE, the amount of work done in rotating a dipole from parallel to anti-parallel। अगर आप 180 डिग्री से आपने इसको घुमा दिया ऐसे, that is equal to 2 times of PE। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer for this क्वेश्चन। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अगर इस डाइपोल को रोटेट कर दे, अगर हम इस डाइपोल को, और ये E एक्सियल पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो E दिया हुआ है, अगर इस डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखिए कैसा फिगर बनेगा। आप जो -q जो ऊपर चला जाएगा, +q नीचे। तो अगर आपने 90 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया तो इसी पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r था, तो उतने ही डिस्टेंस r पे आपको बताना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट जैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक्सियल पॉइंट है, और यहाँ जैसे ही 90 डिग्री से टर्न करेंगे तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमने यहाँ पे लिखा -q की वजह से इधर होगा, +q की वजह से इधर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ। तो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो बच्चे इस पॉइंट में अगर हम बात करें, आप देखेंगे एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जनरल फार्मूला बच्चे पता है, दैट इज एनी पॉइंट P पे जो फार्मूला होता था, दैट इज KP बाई R³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू KP बाई R³ √3 cos स्क्वायर 0 डिग्री +1। you will get here it is equal to 2 KP by R³ and that is equal to E। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि KP by R³ का वैल्यू कितना होगा, ये 2 KP by R³ is E, then KP by R³ is equal to E by 2। अब आ जाइए, अगर आपने बच्चों उसको घुमा दिया 90 डिग्री से टर्न कर दिया डाइपोल को, तो अब न्यू इस केस में अगर हम बात करें कि इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज KP बाई R³ √, अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया बच्चे, तो 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री +1 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा KP बाई R³, और ये 0 + 1 is 1 का √1 ही होगा। और हमने बच्चे अभी देखा कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज KP बाई R³ एंड KP बाई R³ इज इक्वल टू बच्चों E बाई 2। तो मुझे आंसर कौन सा मिलेगा, नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसी पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू E बाई 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी बच्चे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया which is along the direction of electric field। पूछा है at what angle the potential energy is minimum। your option is pi 0, pi by 2 and 3 pi by 2। तो बच्चों we know that
क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जा चुका है। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इसको हम कैपिटल यू मान लें, दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो आप देखेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P dot E, dot product scalar product, that is equal to PE cos theta. तो potential energy minimum, if you take theta is equal to 0 degree, then potential energy क्या होगा बच्चे, वो देखिए, that is equal to minus PE and cos 0. Cos 0 is 1, that is minus PE into 1 is equal to minus PE, that is equal to minimum potential energy. तो बच्चों बाकी सब एंगल भी रख करके हम देख सकते हैं। इफ यू टेक पाई हेयर तो कॉस पाई ले तो माइनस एक्स ये -1 प्लस कर देता, उसके से मैक्सिमम हो जाता। इफ यू टेक पाई देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम प्लस पीई। और यहाँ पे देखेंगे बच्चे एट 0 डिग्री द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, दैट इज माइनस पीई। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो अभी देखेंगे इसमें नेट फोर्स भी 0 लग रहा है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इट मींस दिस डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आइए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल रखा गया है जिसका मास m और चार्ज q है, वो रेस्ट में है। पूछा गया कि t टाइम के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। योर ऑप्शंस आर एज शोन ऑन द बोर्ड। तो जैसे ही हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बच्चे आपने पढ़ा है and that force will be, अगर चार्ज पॉजिटिव है then q into e that will be in the direction of electric field। तो देखेंगे हम लोग कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा that is equal to q into e बराबर mass into acceleration, then the acceleration of that charge particle will be q e by m। the magnitude of acceleration लेंगे, you will just write only q e by m। उसका t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चे, तो वेलोसिटी के फॉर्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अभी आपने देखा q e बाई m इंटू टी। तो आपने देखा वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल का हो गया q e t बाई m। आपसे पूछा गया कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। जस्ट यू राइट हाफ m और v का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो एक m देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। देन द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m। आप सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मैच। तो आप देखेंगे बच्चे आपका जो e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देखेंगे बच्चे सेकंड ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन में वो करेक्ट होगा। चलिए बच्चे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड दैट डाइपोल के सेंटर से, जो कि एक्स एक्सिस में रखा हुआ है डाइपोल, उसके एक्स एक्सिस से थीटा बराबर पाई बाई 3 से एक पॉइंट है P जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। दिस डाइपोल से वो जो पॉइंट है वो पाई बाई 3 एंगल पे है और इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस से, अगर ये वाला बच्चों एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थीटा एंगल बनाता है तो पूछा कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। If the electric field at a point P makes an angle theta with x axis, the value of theta would be, and your options are like this। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें कि tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा निकालना हो, तो अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकालते थे तो याद कीजिए ये जो tan अल्फा निकालेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा P बाई बी। तो ये देखेंगे परपेंडिकुलर में ये वाला जो है आपका वो ई थीटा और बेस में जो होगा आपका वो ई आर। वी नो डैट ई थीटा बराबर आपके क्लास में पढ़ाया गया, ये आता था आपका के पी साइन थीटा बाई आर क्यू और ई आर का वैल्यू आता था 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यू। क्लास में आपको समझाया गया है ये, हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा वहां से। तो बच्चे के
KP कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यू विल सी हियर दिस इज tan थीटा बाई 2, वेयर थीटा ये वाला थीटा वाला है ना, और इसको थीटा नॉट बोल दीजिए बच्चों। तो अगर थीटा नॉट ले लेंगे तो यहाँ आप बोलेंगे ये आपका साइन थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट, तो tan थीटा नॉट। तो और ये कितना दिया हुआ, थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो बच्चों आप देखेंगे tan अल्फा बराबर 1/2 tan, और थीटा नॉट की जगह पे आप पाई बाई 3 रखेंगे, यू विल गेट पाई बाई 3 60 डिग्री, then you will get √3/2. So what is the value of alpha? You will get alpha बराबर tan इनवर्स √3/2। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये अल्फा जो एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा है वो ER से बना रहा है, और ER से ये वाला एंगल, इस एंगल के पैरेलल हमने एक्स एक्सिस का ये भी खींच दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये है, तो ये अगर थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये अगर पाई बाई 3 है तो ये भी पाई बाई 3 है। यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा जिसको थीटा माने हैं, तो कह सकते हैं अल्फा प्लस पाई बाई 3। तो रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये वाला बच्चों। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस अल्फा, और ये पाई बाई 3 हो गया, और अल्फा का वैल्यू बच्चों अभी हमने ऊपर निकाला है, अल्फा जो है रिजल्टेंट ER से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज tan इनवर्स √3/2। तो अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विद एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा प्लस पाई बाई 3, अल्फा इज tan इनवर्स √3/2, उसमें आप पाई बाई 3 को ऐड कर देंगे बच्चे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू विल सी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 4000 आई कैप। इनिशियल डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, कुछ एक्सटर्नल वर्क करके उसका डाइपोल मोमेंट चेंज कर दिया गया। पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो चलिए बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल राइट हियर, वी नो दैट work done is equal to change in potential energy, that is U final minus U initial, and potential energy is the scalar negative of a scalar product of dipole moment and electric field। तो आप फाइनल वाले के लिए लिखेंगे माइनस P फाइनल डॉट E, और इनिशियल वाले के लिए माइनस P इनिशियल का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो बच्चे देखेंगे ये तो माइनस ने बाहर ले लिया और P डॉट E करेंगे। देखिए तो फाइनल का जो बच्चा आई वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई जे जे के 1 बाकी सब 0, तो आई को आई के साथ करेंगे। तो यहाँ देखिएगा 4000 माइनस 4 इंटू 4000 दैट विल बी माइनस 16000, और इंटू ये वाला 10 टू द पावर माइनस 30 SI यूनिट में। और इसी तरह से बच्चे यहाँ लिखेंगे माइनस और P इनिशियल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। P इनिशियल में आई वाला 4 आई है, 3 आई है, और ये 4000 आई थी, कितना होगा 4 3 12,000, और ये आपका 12,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, और सब SI यूनिट में, तो ये आंसर आपका जूल में आ जाएगा। तो बच्चे देखिएगा कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 जूल। You will get here 28,000 into 10 to the power minus 30 joule. You will get 2.8 into 10 to the power minus 26 joule. That work done by the external agent is how much? 2.8 into 10 power minus 26 joule. You can see which option is correct. So just you will see here option number 3 is the correct answer for this question. Now we will solve question number 14 of DPP7. एक massless rod है जिसके दो एंड पे चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द डाइपोल इट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही पूछा गया यहाँ पे द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रॉड बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट फ्री। जैसे हम इसको फ्री छोड़ेंगे ये रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने में कितना समय लगेगा वो पूछा गया है। रॉड रोटेट करता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो जैसे हम इसको फ्री सेट करेंगे छोड़ेंगे तो ये यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना समय लेगा वो पूछा गया है। तो बच्चे देख लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स माइनस क्यू पे उसके अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ही छोड़ेंगे दे विल एग्जीक्यूट एसएचएम।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चे आपने पढ़ा है जो टॉर्क लगेगा, दैट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, वी कैन से इट इज PE sin थीटा should be equal to minus I into alpha restoring torque if theta is very small, if theta is very small, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। तो उस केस में देखेंगे बच्चे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे PE साइन थीटा के जगह पे हम लोग थीटा लिखते हैं बच्चे, दैट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू अल्फा, देन थीटा बाई अल्फा बराबर बच्चे हो जाएगा माइनस आई बाई PE। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर एसएचएम के केस में टाइम पीरियड बराबर होता है बच्चे 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई अल्फा का मॉड इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो बच्चे हम क्या देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 पाई एंड थीटा बाई अल्फा का मॉड लेंगे, देन इट विल बी I बाई P, where I is the moment of inertia, P is the dipole moment and E is the electric field। तो बच्चे देखेंगे इस एंगुलर एसएचएम में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 2 पाई अंडर रूट। ये जो रॉड है वो मासलेस है, लेकिन ये चार्ज के पास मास है बच्चे, चार्ज के पास मास कितना है m, दैट पॉइंट मास यहां से दूरी पे कितना होगा, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी l/2 होगी, तो इस चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास इनटू यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका मास हो गया m और डिस्टेंस हो गया l/2, तो l/2 का स्क्वायर। सेम इसके साथ भी होगा, मास सेम है और l/2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल कर दे। डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द रॉड बिटवीन द चार्जेस यू कैन से l, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे आपको बच्चों E हो गया। तो यू विल फाइंड हियर दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 2m और ये l²/4, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 है 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2, तो 2 2 जा 4, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर में आएगा बच्चे कितना ml²/2qle, और बच्चे क्या देखेंगे l से एक l भी कट जाएगा, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा बच्चे वो कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ml/2qe। तो ये हमने निकाला बच्चों क्या टाइम पीरियड ऑफ द डाइपोल, दैट इज दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। आपसे पूछा गया बच्चे कि यहां से यहां आने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो बच्चे ये टाइम पूछा गया आपको कितना लगेगा। अगर ये एसएचएम करेगा बच्चों तो देखिए ये या भी रॉड यहाँ पे है, कुछ देर के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा ये वाला, और ये यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ आने के बाद ये बैक होगा और फिर यहाँ पहुंचेगा एक टाइम पीरियड। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में स्मॉल टी मान लें, तो यहाँ से यहाँ आने में भी स्मॉल टी, फिर यहाँ से यहाँ जाने में स्मॉल टी और फिर ये स्मॉल टी। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप 4 पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम होगा वो कह सकते हैं कि स्मॉल टी जो होगा दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड का 4 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या देखेंगे बच्चे, क्योंकि 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन का टाइम लेगा ये अलाइन होने में along the direction of electric field। तो बच्चे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/4, और ये जो मेरा टाइम पीरियड अभी हमने निकाला that is 2 पाई रूट अंडर ml/2qe। तो बच्चे देखेंगे क्या कट जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4, तो योर आंसर इज हाउ मच, दिस इज पाई/2 अंडर रूट ml/2q into e। तो बच्चे आप क्या देखेंगे आंसर यहाँ पे देख लीजिए, उसको अलाइन होने में जो कितना टाइम लगेगा दैट टाइम इज इक्वल टू पाई/2 अंडर रूट ml/2 into q into e। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे, देख लीजिए यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, आपको चाहिए पाई/2 रूट अंडर ml/2qe, और यहाँ तो 4 पाई है, तो बच्चे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को, आज के डाउट क्लासेस को। आज हमने डीपीपी डिस्कशन किया, डीपीपी नंबर 7। थैंक यू वेरी मच।